चलिए बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं आज हम अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है मनी इन बैंकिंग। ठीक है। अब इसके बारे में पहले मैं बता दूं तुम्हें। ये चैप्टर बेटा आपको देगा 6 नंबर, यानी 6 मार्क्स का चैप्टर है, मनी और बैंकिंग दोनों मिलाकर। ठीक है। टॉपिक क्या पढ़ना है मनी में? बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। एक तो मनी का फंक्शन क्या होता है, यानी मनी क्या काम करता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। और दूसरा मनी सप्लाई पढ़ना है। वैसे तो मनी सप्लाई के लिए चार कॉन्सेप्ट है। मनी की सप्लाई के लिए M1, M2, M3, M4। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल M1 है। ठीक है, उसको पढ़कर मनी खत्म हो जाएगा। बैंकिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, जो ये वाला पोर्शन है? एक तो सेंट्रल बैंक के जो काम होते हैं वो क्या है। सही है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपको इसके अंदर पढ़ना है एक टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, यानी बैंकिंग के अंदर आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ने हैं, और दूसरा क्या पढ़ना है, क्रेडिट क्रिएशन। और तीसरा एक टॉपिक होता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने हैं, केवल इन्हीं में से ही पेपर आता है। तो चलिए इनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक मनी क्या होता है। मनी देखिए बेटा, पहले क्या चलता था, पहले चलता था बार्टर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी सामान के बदले सामान, आप एक सामान दो और दूसरा सामान ले लो। लेकिन वहां पर ना बहुत सारी लैकिंग थी। इट हैज मैनी ड्रॉबैक्स, मैनी प्रॉब्लम्स। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए मनी इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, यानी कि पहले सिस्टम में कमियां थी, इसलिए मनी आ गई। राइट, मनी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनीथिंग, मनी मतलब एनीथिंग विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम करती है। लाइक आप पैसे दो और अपनी जो भी सामान है आपको वो ले लो। राइट। चलिए, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी सामान आपको खरीदना है, सबसे पहले आप उसका मनी में वैल्यू करिए कि वो कितने रुपए का है, एंड बाय कर लीजिए। ये मनी का काम होता है। अगला स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी क्या काम करती है, मनी को स्टोर करना आसान होता है। आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो या घर की तिजोरी में रख लो। ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है, अ रुपी इन इंडिया इज मनी। हमारे देश में जो रुपया होता है, ये जो कॉइन होते हैं, वो क्या होते हैं, मनी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इट इज अ कॉमोडिटी, सॉरी, इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि कॉमनली इसको एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। आप पैसा दो और अपना सामान ले लो। राइट। अब पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि मनी काम क्या करता है। ठीक है बच्चों, पहला काम क्या करता है मनी, ये काम करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा मैंने बताया आपको कि मनी के बदले आप कोई भी सामान जो भी आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हैं दुकान पर जाकर। लिखा हुआ है जनरली एक्सेप्टेबिलिटी है, एवरीबडी इज रेडी। ये लिखा है ना, एवरीबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन मनी, दस मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपने पैसा दिया और सामान खरीद लिया। दूसरा टॉपिक है मेजर ऑफ वैल्यू। जैसा मैंने बताया, देखिए पुराने टाइम पे क्या होता है, पहले ये समझिए। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सपोज करो किसी को चावल खरीदने हैं, वो चावल वाले के पास जाता था, और चावल वाला उससे पूछता था कि भाई बदले में क्या दोगे। सपोज वो बताता था मैं बदले में गेहूं दूंगा, तो चावल वाले को एक रेट डिसाइड करना पड़ता था कि कितने गेहूं के बदले कितने चावल मिलेंगे। सपोज ही डिसाइड्स अ रेट कि भाई आप 5 किलो गेहूं दो तो आपको 1 किलो चावल मिलेगा। राइट, पहला प्रॉब्लम, पहला चीज ये आ गया समझ में। सपोज करो एक दूसरा पर्सन है जिसके पास दाल है, वो दाल लेकर जाता है चावल वाले के पास, और उसे बदले में क्या चाहिए, चावल चाहिए। तो फिर चावल वाले को एक नया रेट बनाना पड़ेगा कि कितनी दाल के बदले कितना चावल मिलेगा। सोचिए, डिफरेंट पीपल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती थी, और वो फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेकर जब चावल वाले के पास जाएंगे तो एवरी टाइम चावल वाले को एक नया रेट बनाना पड़ेगा। यानी कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। ये बहुत बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम के अंदर। सो मनी इंट्रोड्यूस हुई, और मनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जैसा लिखा है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है हर चीज को मनी में पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है, और फिर उसको आप जाकर बाय कर लो। कोई भी सर्विस या गुड्स आपको लेना है, तो पहले उसकी मनी वैल्यू पूछिए और फिर उसको ले लीजिए पैसे देकर। तो वही लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहले कोई भी गुड्स एंड सर्विस है उसकी वैल्यू हम मनी में एक्सप्रेस कर देते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ मनी वी कैन मेंटेन द अकाउंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और आराम से उसको खरीद सकते हो, ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। राइट। अगला होता है स्टोर वैल्यू। पहले बार्टर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि गेहूं चावल आटा दाल ये सब आपका पैसा था। इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टोर देम, उसको रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, खराब होने का डर, चोरी होने का डर, सो मेनी प्रॉब्लम वर देयर। सो मनी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, स्टोर ऑफ वैल्यू इजिली हो सकता है। यू कैन डिपॉजिट योर मनी इनटू द बैंक, इधर यू कैन पुट इट इन योर होम, अपने घर में रखो, पुट इट इन अ तिजोरी, लॉकर। राइट। अगला हो गया स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती है, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है बेटा, ये होता है फ्यूचर पेमेंट। मतलब कि अगर आपको किसी को फ्यूचर में पेमेंट करना है, अर्लियर इन बार्टर सिस्टम दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द पेमेंट इन फ्यूचर। राइट, क्यों? क्योंकि जो पेमेंट की जाती थी वो की जाती थी कमोडिटी से। राइट, जैसे कि मतलब कमोडिटी मतलब सामान से, कि जैसे आप चावल गेहूं इन सब में पेमेंट करते थे। और सपोज जब पेमेंट का टाइम आता था तो इनके रेट्स में बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता था, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं था।
राइट। फ्यूचर वाले ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाते थे, लोग कहते थे भाई नगद काम कर रहे हो यानी अभी लेना देना कर रहे हो तो ऑल राइट, अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी बहुत लो लेवल पे थी, बहुत लो लेवल पे काम होता था, लोग जरूरत की चीजें खरीदते थे, सारी चीजें खरीद भी नहीं पाते थे, यानी उधार नाम की कोई चीज नहीं थी। राइट, आप देख रहे हो पूरी इकोनॉमी उधार पर चल रही है। भारत में तो 50 से 60% जितने भी चीजें हो रही है लोन पर चल रही है। लोग मोबाइल फोन या किसी को बाइक खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, इजिली मिल जाता है क्योंकि वो पेमेंट फ्यूचर में करते हैं और मनी के थ्रू फ्यूचर पेमेंट करना बहुत आसान होता है। राइट, एक अपना इंटरेस्ट उस पर पुट करो और आराम से फ्यूचर पेमेंट कर दो। लेकिन अर्लियर इट वाज नॉट पॉसिबल, सो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब है, डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है पेमेंट मेड इन फ्यूचर। मनी एज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हैज फैसिलिटेटेड मार्केट ट्रांजैक्शन और बाइंग एंड सेलिंग एंड बोरोइंग एटसेट्रा। यानी खरीद बिक्री आपको अगर करनी है तो आप मनी के थ्रू कर लीजिए और फ्यूचर पेमेंट आराम से कर लीजिए, यानी आज खरीदिए 2 महीने बाद पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, किसी को इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज करके फ्यूचर में आपसे पेमेंट ले लेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, फंक्शन ऑफ मनी, आप इनको याद कर लो। ठीक है, ऐसे आएगा तो लिख देना 1 2 नंबर में। अगला हमारा टॉपिक क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, इसको देखिए, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है टोटल मनी। इसका मतलब क्या होता है देखोगे आप तो ये होता है टोटल मनी इन कंट्री। किसी भी कंट्री में टोटल कितना पैसा है वो होता है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चार इसकी जो एक कह सकते हैं कि इसके चार टॉपिक्स आए, चार कॉन्सेप्ट्स आए, चार ऑल्टरनेटिव आए, हम ये कह लेंगे इसको मेजर करने की कि कैसे पता लगाएं पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा है। सपोज हमें भारत के अंदर पता लगाना है कि इंडिया में टोटल कितना पैसा है, तो वो कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए हमारे पास चार अल्टरनेटिव आ गए। आपके सिलेबस में केवल M1 है तो हम केवल इसी को पढ़ रहे हैं। M1 कहता है कि अगर पूरे भारत के अंदर आपको पता लगाना है कि कितने पैसे की सप्लाई है तो आपने इन तीन चीजों को जोड़ दो। पहला है सी, दूसरा है डीडी और तीसरा है ओडी। ये क्या होते हैं, वन बाय वन देखते हैं। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वो पैसा जो कि पब्लिक के पास है। जैसे हम लोग पब्लिक है तो हमारे पास जो पैसा है एक तो उसको जोड़ लो। राइट, पूरे भारत में कितना पैसा है ये पता लगाने का पहला तरीका क्या, कि आप पब्लिक के पास जितना पैसा पड़ा हुआ है उसको जोड़ लो। दूसरा, दूसरा जो चीज है वो है डिमांड डिपॉजिट, यानी पब्लिक का ही पैसा जो बैंकों के पास पड़ा हुआ है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक, यानी कि पब्लिक का जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है उस पैसे को जोड़ लो। ठीक है, और तीसरा है ओडी, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास है, जैसे कि कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड के जो डिपॉजिट्स वगैरह है वो पड़े हुए हैं। इन तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो पता लग जाएगा हमें कि इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई है। केवल ये तीन चीजें लिखनी है, यानी M1 कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है। M1 के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला हो गया हमारा आपके सामने, देखिए मैं बताता हूँ, ये पहला हो गया आपका सी यानी कि करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। राइट, उसके बाद हम देखते हैं ये दूसरा, सॉरी, एक मिनट, हाँ जी, तो देखिए जरा, ये देखते हैं हम, दूसरा हो गया हमारे पास ये रेडी, और तीसरा हो गया हमारे पास ये ओडी। ठीक है, ये आपकी मनी सप्लाई हो गई। ये पेपर में पूछेगा, इसका जवाब दे देना। राइट, आगे चलते हैं। अब आगे आगे हमारा बैंकिंग। अब बैंकिंग वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर बैंकिंग में सेंट्रल बैंक का फंक्शन। ठीक है, ये पढ़ना है हमें सेंट्रल बैंक का फंक्शन। ये क्या होता है जरा ये देखिए, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है जरा इसको हम समझेंगे। देखिए, बैंक अगर देखा जाए तो दो प्रकार के बैंक हमारे यहाँ काम करते हैं। मैं यहाँ अगर आपको बता दूं तो एक होता है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं सर, कमर्शियल बैंक जिसमें हम अकाउंट खुलवाते हैं बेटा, चल जा भाई, कमर्शियल बैंक। और दूसरा होता है हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, हर देश में ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है बच्चों, आरबीआई। वेरी गुड, क्या नाम है, आरबीआई। और कमर्शियल बैंक क्या होगा, इसका एग्जांपल ले लो जैसे एसबीआई। राइट, समझ में आ गया। तो दो बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक और एक क्या होता है, सेंट्रल बैंक। अब तुम्हारे सिलेबस में सबसे पहला है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये है कि सेंट्रल बैंक काम क्या करता है। तो पहला काम क्या करता है सेंट्रल बैंक, ये बैंक ऑफ इशू करेंसी होता है। यहाँ पे लिख लेंगे, करेंसी इसमें ऐड नहीं है। बैंक ऑफ इशू करेंसी या इशूइंग करेंसी, यानी ये क्या बैंक होता है जो कि करेंसी को इशू करता है। ठीक है, यानी जो नोट इशू करने का काम इसका होता है, इसके ऊपर ही पूरा कंट्रोल होता है, बेटर कंट्रोल होता है मनी सप्लाई के ऊपर। राइट, तो पहला काम तो हो गया, ये करेंसी इशू करता है। दूसरा देखते हैं, इसे हटा देता हूं मैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा काम होता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, भाई हम लोग खाता तो कमर्शियल बैंक में खुलवाते हैं, एसबीआई में
या फिर बैंक ऑफ इंडिया में या आईसीआईसीआई बैंक में। भाई सरकार कहाँ खुलवाती है अपना खाता? सरकार अपना खाता खुलवाती है कहाँ पर? आरबीआई में। तो इसलिए गवर्नमेंट का बैंक होता है। ठीक है, क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अकाउंट से मैनेज करता है। एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट इट बाय एंड सेल द सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, भाई शेयर्स वगैरह खरीदना बेचना। और एज एन एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट इट फ्रेम्स टू द पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट, क्या ये पॉलिसीज में बनाता है गवर्नमेंट के एक एडवाइजर के रूप में कि कैसे मनी मार्केट को कैसे रेगुलेट करना है। ठीक है, राइट। चलिए, अब तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक होता है बैंकर्स बैंक। अब भाई बैंकों का बैंक कौन होता है, ये समझिए जरा। जैसे हमारे सामने ये लिखा है ना बैंकर्स बैंक, इसका मतलब बैंकों का बैंक कौन होगा? तो बैंकों का बैंक आरबीआई होगा। एज अ बैंकर्स बैंक इट हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद द अदर बैंक्स इन द कंट्री एज द कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर। जैसे कि कमर्शियल बैंक का रिलेशन हमसे होता है, आम पब्लिक से होता है, ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक है उनका रिलेशन आरबीआई के साथ होता है। यानी जो कमर्शियल बैंक है वो अपना अकाउंट कहाँ खुलवाते हैं? आरबीआई में खुलवाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है एज अ बैंकर्स बैंक कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी कि जो कमर्शियल बैंक का कैश होता है, कैश रिजर्व होता है, उसको रखता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन देता है। एडिशनल फंड दोज विद द टेम्परेरी डिफिकल्टीज, यानी डिफिकल्टीज के टाइम एक एडिशनल फंड दे देता है उन्हें जो जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है बेटा क्रेडिट कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल होता है कि मनी सप्लाई को बाजार में कंट्रोल करना। देखिए एक से समझिए। देखिए अगर मार्केट में ना मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई मार्केट के अंदर, तो ना इससे इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगा। इसका मतलब पैसा तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली सामान अवेलेबल मार्केट में नहीं होगा। तो इससे क्या होगा बेटा? महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो वो एक इन्फ्लेशनरी गैप पैदा कर देगी। और इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं कि अगर मनी सप्लाई कम हो गई, मान लो मनी सप्लाई बहुत कम हो गई बाजार के अंदर, तो क्या होगा कि सामान तो अवेलेबल है, बट मनी सप्लाई ना होने के कारण लोग सामान खरीद नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे रिसेशन पैदा होगा, जिसे डिफ्लेशन बोलते हैं, जिसके कारण लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन पड़ा हुआ है, वो सेल होगा नहीं। तो फिर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्यों लोगों को नौकरी पर रखेंगे? ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए खराब है, मनी का ज्यादा होना भी और मनी का कम होना भी। मनी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्शन, यानी जितना प्रोडक्शन है इकोनॉमी के अंदर उतना ही पैसा होना चाहिए, राइट। अगर दोनों में से कोई भी कम ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये देखो प्रोडक्शन को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो तो एक अपना टाइम लेता है। गेहूं पैदा होगा तो 4 महीने 6 महीने में पैदा होगा, उसकी शॉर्टेज हो गई फिर तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मनी है उसकी सप्लाई को कम ज्यादा करने का काम आरबीआई करता है, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम वन बाय वन इसके फंक्शन पढ़ लें। चलिए, अभी मैं इनको समझाऊंगा इसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे कंट्रोल होता है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो होता है हमारा लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि अगर इनको पैसा चाहिए, इसके बारे में पढ़ लेना क्योंकि नोट्स बनाए हैं तो इतना ही लिखा है हमने। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कमर्शियल बैंक को अगर पैसा चाहिए होता है तो फिर उनको कौन पैसा देता है? आरबीआई पैसा देता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आरबीआई से ही उनको पैसा मिलेगा। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, यानी आखिरी सहारा समझ लो इसको। अगला है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। भारत के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है वो सारा का सारा फॉरेन करेंसी किसके पास रहती है? आरबीआई के पास रहती है, वो उनके कस्टोडियन के रूप में काम करता है। और सातवां है और आखिरी इसको देखेंगे, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन करता है, यानी कि सभी कमर्शियल बैंकों पर देख रेख करने का काम, कि वो ठीक से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आरबीआई करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका फंक्शन। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब होता है? क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हमारा आरबीआई होता है ना, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब वो कैसे करता है? देखिए उसके कुछ टूल्स होते हैं। अब उन टूल्स को हम दो नाम से जानते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैंने इसमें केवल क्वांटिटेटिव को ऐड किया है, यही काम के है, क्वालिटेटिव काम का नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। पहला जो इसके अंदर हो गया वो हो गया रेपो रेट। रेपो रेट का क्या मतलब होता है? इस रेट पर, ये रेट ऐसा होता है जिसपे सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन देता है, किसको? कमर्शियल बैंक को। ठीक है, बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, मतलब इन लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता है और बदले में लोन दे देता है। इस तरीके से एक सिक्योरिटी हो गई इनके पास, राइट। अब देखिए अगर मार्केट में इन्फ्लेशन यानी पैसा ज्यादा है तो आरबीआई क्या चाहेगा? आरबीआई चाहेगा कि भाई हम लोन कम दे, कमर्शियल बैंक को कम पैसे का लोन दे ताकि वो पब्लिक को भी कम दे। उसके लिए क्या करेगा? वो रेपो रेट को बढ़ा देगा। ये एक रेट होता है, यानी इंटरेस्ट रेट समझ लीजिए। इस रेट पर आरबीआई हमारा लोन देता है कमर्शियल बैंक को, लेकिन जब मार्केट में ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है तो वो क्या करेगा? इसमें रेपो रेट को बढ़ा देगा।
राइट, समझ में आ गया सबको। और अगर मनी सप्लाई कम है तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, सो दैट कि ज्यादा लोन कमर्शियल बैंक को मिल जाए आरबीआई से, और फिर कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी ज्यादा लोन दे। ठीक, तो इससे कंट्रोल हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है भाई, बैंकों को क्या करना पड़ता है कि कुछ अपने जो भी डिपॉजिट्स बैंकों के पास होते हैं, कमर्शियल बैंकों के पास, वो डिपॉजिट उनको किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। लिखा है रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिमांड डिपॉजिट। जितने भी डिपॉजिट होते हैं पब्लिक जो जमा करती है, उसका कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना होता है। क्यों रखना होता है भाई, क्योंकि अगर वो आरबीआई के पास नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा लोन दे देंगे। जिन लोगों ने जमा किया अपना पैसा, अगर वो बैंक से मांगने आ जाए तो बैंक कैसे वापस करेगा उनको। तो इसलिए सेफ्टी के लिए होता है, कुछ पैसा आरबीआई अपने पास रख लेता है, जिसे सीआरआर बोलते हैं। अब देखिए, अगर मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो सीआरआर को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। क्यों बढ़ा दिया जाएगा, ताकि ज्यादा पैसा आरबीआई के पास चला जाए, पब्लिक के पास ना पहुंचे। क्योंकि मार्केट में तो ऑलरेडी पैसा ज्यादा है ना बेटा। लेकिन अगर मान लो मार्केट में पैसा कम है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, सीआरआर को कम कर दिया जाएगा। यानी बैंकों के पास जो भी पैसा डिपॉजिट होता है, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा होता है। तो जब मनी सप्लाई ऑलरेडी कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, सीआरआर रेशियो को थोड़ा कम कर देंगे, ताकि आरबीआई के पास कम पैसा जाए और पैसा उधार के रूप में ज्यादा चला जाए, जस्ट टू मेक द सिचुएशन करेक्ट या ओके, राइट। अगला है एसएलआर। ये क्या होता है, ये जो बैंक होते हैं ये कुछ पैसा अपने पास रखते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। लाइक कि जिसने पैसा जमा किया, अगर वो मांगने आ जाए तो ये भी एक परसेंटेज होती है। बेटा इन दोनों को जोड़ के ना एलएलआर बनता है, लीगल लिक्विडिटी रेशियो, जिसको बोल सकते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट। यानी कि जितना पैसा उन्हें अपने पास रखना होता है, ये पैसा बैंक, कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड लाइबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। अपने पास ही नहीं पैसा रखना होता है, राइट। अब ये समझिए कि अगर मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इसको, आरबीआई इसको बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा ये अपने पास रखे, जितने भी कमर्शियल बैंक है, और पब्लिक के पास ना जा पाए। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसके अपोजिट, अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम है, तो एसएलआर को कम कर दिया जाता है। ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, एक मिनट रुकिए जरा, मैं पानी पी लूं, गले में खराबी है थोड़ी। हाँ जी बच्चों, अगला टॉपिक हमारा क्या है, ओपन मार्केट। ये क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसके द्वारा भी मनी सप्लाई को ठीक किया जाता है। सपोज करो मार्केट के अंदर ना मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, या आरबीआई क्या करता है, ये ना अपने बॉन्ड्स यानी सिक्योरिटी को इशू कर देता है मार्केट में, ज्यादा ब्याज देकर पब्लिक को देता है। अब सरकारी सिक्योरिटी तुम्हें पता है कितना सेफ होता है, लोग उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी अगर अच्छा इंटरेस्ट मिले, तो लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी को बाय कर लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जब वो सिक्योरिटी को बाय करते हैं, तो पब्लिक का पैसा कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास। ठीक है, बदले में आरबीआई उनको अपनी सिक्योरिटी यानी बॉन्ड इशू कर देता है। और इसके अपोजिट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, इसके अपोजिट ये होता है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है, तो फिर क्या होगा, तो जो आरबीआई है, वो जो सिक्योरिटी उसने सेल की थी, वो दोबारा से बाय कर लेगा। ठीक है, यानी दोनों सिचुएशन को ठीक कर लिया जाता है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इन सिक्योरिटी को, मतलब आरबीआई इन सिक्योरिटी को इशू करता है, सो दैट पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास आ जाए। और लेकिन अगर मनी सप्लाई कम है, तो जो सिक्योरिटी इशू करी थी उनको दोबारा से बाय बैक कर लेता है, यानी दोबारा खरीद लेता है। ठीक है। अगला क्या है बच्चों, अगला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये समझिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, अगर आप कहीं पे लोन लेने जाते हैं, सपोज करो आपको 10,000 का लोन चाहिए और सामने वाला सिक्योरिटी मांग रहा है, तो सिक्योरिटी आपसे 10 रुपए की थोड़ी लेगा वो। अरे 10 रुपए का लोन दिया और 10 रुपए की सिक्योरिटी लेगा, तो जिसने लोन लिया है वो पैसा वापसी करने आएगा क्या, वो बोलेगा 10 रुपए का ही तो मेरा सामान था। इसलिए हमेशा सिक्योरिटी अमाउंट ज्यादा होता है। सपोज आपको 10 रुपए का लोन चाहिए, तो वो सिक्योरिटी आपसे 15 की रखवाएगा, सो दैट कि आप उसका पैसा वापस करके अपना सामान ले जाओ। उसका ये काम नहीं है कि आपको 10 रुपए की सिक्योरिटी पे 10 रुपए का सामान दे दे। वो आपसे सिक्योरिटी ज्यादा लेता है। ठीक है, आपको 10 रुपए का लोन चाहिए था, आपसे सिक्योरिटी 15 ले ली, बीच में जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी रही, 5 की। इसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। जो 5 रुपए की है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, अगर मनी सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है, यानी आरबीआई इसको बढ़ा देता है। सपोज करो कि एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने जाता था, नॉर्मल कंडीशन में वो 100 रुपए की सिक्योरिटी देता था, और उसको 100 रुपए की सिक्योरिटी देने पर उसे क्या होता था, लोन मिल जाता था 80 रुपए का। लेकिन गवर्नमेंट को ये पता लग गया, आरबीआई को पता लग गया, यार मार्केट में तो ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है। अब वो क्या करेगा, 100 रुपए की सिक्योरिटी पर केवल 60 रुपए का ही लोन देगा। इससे क्या हुआ, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी उसने, 40 रुपए की मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दी, जो कि पहले 20 रुपीज की थी। राइट, क्यों बढ़ा दी, ताकि कम पैसा मिले कमर्शियल बैंकों को और पब्लिक के पास भी कम जाए। लेकिन इसके अपोजिट क्या हुआ,
सपोज करो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बहुत कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देती है। लाइक अगर आपको 100 रुपए का लोन चाहिए, मतलब आपको सपोज करो कि 100 रुपए की सिक्योरिटी आपने दी है, तो गवर्नमेंट आपको इस पर 90 रुपए का लोन दे देगी, केवल मार्जिन रिक्वायरमेंट 10 रुपए कर देगी। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा पब्लिक के पास पहुंच जाए। तो ये था हमारा, जिससे कि हम क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो हमारा आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल कर लेता है इन बाय यूजिंग दिस टूल। ठीक है, इन टूल का यूज करके। समझ में आ गया? अब चलिए, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पेपर में आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, वो क्या आ रहा है वो सीखते हैं हम। ये टॉपिक है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन यानी कि पैसे से पैसा बनाना। यानी कि जो हमारे बैंक्स होते हैं, वो ना पैसे को कई गुना बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ा देते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो देखिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी मनी मल्टीप्लायर। मनी को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रिजर्व रिक्वायरमेंट मैंने बताया था आपको, कि कुछ पैसा कमर्शियल बैंक्स को अपने पास और कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं। ठीक है, राइट। अब मान लीजिए दोनों को मिलाकर 20% पैसा इनको अपने पास रखना है, और ये केवल 80% ही उधार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है, पेपर में 1 नंबर में पूछ सकता है। 20% पैसा देना है, तो 1 अपॉन इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे नीचे लिख दोगे आप 20%, यानी 0.20। आंसर आ गया 5, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि अगर 1 रुपया जमा हो रहा है बैंक के अंदर, तो वो 5 रुपए क्रिएट कर देगा, 5 गुना ज्यादा क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो 10% है, तो 1/10 लिखोगे आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, तो पैसा 10 गुना जनरेट हो जाएगा, राइट। अब ये क्रेडिट क्रिएट होता कैसे है, उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। हम मान लेते हैं, देखो, एक मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम होता है इकोनॉमी के अंदर, और एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम होता है। अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि मान लो एक सिंगल बैंक है। ठीक है, पूरी इकोनॉमी में केवल एक ही बैंक है, वो काम कर रहा है, और हर किसी का ना बैंक में अकाउंट है। वो कैसे काम करते हैं, सपोज करो एक बंदा 100 रुपए जमा करता है बैंक के अंदर, राइट। तो बैंक के पास 100 रुपए आ गए। अब ये बैंक 100 रुपए का पूरा तो लोन दे नहीं पाएगा, इसमें से कुछ पैसा उसको रिजर्व रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी। मान लो रिजर्व रिक्वायरमेंट 20 रुपए है, तो बैंक ने इसमें से 20 रुपए रख लिए अपने पास। तो वो कितना उधार दे पाएगा, 80 रुपए। एक बोरोवर आया, देखो एरो बना हुआ है, ये बोरोवर आया। इस बोरोवर को बैंक ने क्या कर दिया, 80 रुपए उधार दे दिए। लेकिन ये इसने जो 80 रुपए उधार दे दिए इस बोरोवर ने इस बंदे को, वो क्या करेगा, ये पैसा इसने उधार क्यों लिया, कोई उधार क्यों लेता है, किसी को पेमेंट करने के लिए। ठीक है भाई, उधार का तो मतलब यही होता है, आपको घर बनवाना है, घर खरीदना है, कुछ भी करना है। उधार तभी ले रहे हैं ना आप, शौक और मजाक मस्ती के लिए उधार थोड़ी लेते हैं। आपको कहीं पेमेंट करनी है, तो आपने उधार ले लिया 80 रुपए का। ठीक है, क्योंकि अब बैंक पूरा 100 रुपए तो दे नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि एक रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, 20 रुपए उसे अपने पास होल्ड करने पड़ेंगे। आरबीआई का रूल है। तो 80 रुपए उसने इसको दे दिए। अब इसने जिसको भी पेमेंट करी है 80 रुपए, ये उसको जो 80 रुपए पेमेंट करी ना, उसके हाथ में नहीं दिया, उसके बैंक में जमा कर दिया। और सपोज करो एक ही बैंक है, मान लो एसबीआई बैंक था ये, इस बैंक का नाम है एसबीआई। ठीक है, पहले पर्सन ने डिपॉजिट किए एसबीआई बैंक में 100 रुपए, तो इसके पास 100 रुपए आ गए। उसमें से 20 रुपए रखकर 80 रुपए बोरोवर को दे दिए। अब बोरोवर ने जिसको पेमेंट करी, वो मतलब जिसको पेमेंट करी उसको हाथ में नहीं दी, उसके खाते में जाके जमा कर दी, और उसका भी अकाउंट एसबीआई के अंदर था, तो फिर से बैंक के पास 80 रुपए आ गए। अब बैंक क्या करेगा, इसको एक डिपॉजिट के रूप में मानेगा, और यहाँ भी 20%, जो कि कितना आएगा इसका 20%, 16 रुपए रखकर बाकी जो 64 है ये फिर उधार दे देगा किसी को। ठीक है, और जिसको उधार दिया वो किसी को पेमेंट करने के लिए उधार ले रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको पेमेंट हाथ में ना करके उसके बैंक में जमा कर देगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, और जो पैसा है वो कई गुना जनरेट होता जा रहा है, राइट। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि 10% एलएलआर है, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि इसका मतलब जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो 10% आपको बैंक को होल्ड करना है अपने पास। सपोज करो एक बंदा 1000 रुपए जमा करता है, राइट, तो 10% उसका कितना होता है, 100 रुपए रख लेगा। और बाकी जो 900 रुपए है, बैंक क्या करेगा, किसी बोरोवर को उधार दे देगा। ठीक है, वो बोरोवर क्या करेगा, वो किसी को पेमेंट करेगा, और पेमेंट कैसे करेगा, उसके खाते में डाल देगा पैसे। जब खाते में डाल देगा तो बैंक के पास फिर 900 रुपए आ गए। अब 900 रुपए का 10%, 90, बैंक को अपने पास मतलब रखना पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई की रिक्वायरमेंट है। 810 रुपए वो फिर से उधार दे देगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। कितना चलता रहेगा, भाई मैंने बताया 10% रिक्वायरमेंट है, तो 10 गुना, 10 बार ऐसा होगा। ठीक है, मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था। इस तरीके से चलता रहेगा। देखिए टेबल मैंने आपको बता दी, टेबल आपको बनानी पड़ेगी। देखिए 1000 रुपए आए थे, 100 रुपए रख लिए, 900 रुपए उधार दे दिए। जिसको उधार दिए उसने किसी को पेमेंट किया, लेकिन उसके खाते में किया, तो फिर से बैंक के पास 900 आ गए। जिन्होंने 90 होल्ड कर लिया, 810 रुपए क्या किया, फिर से उधार दे दिया। फिर जिसने उधार लिया था उसने, जिसको पेमेंट किया उसने उसके अकाउंट में पेमेंट डाल दी, तो 810 फिर से बैंक के पास आ गए, क्योंकि अकाउंट में डालेगा तो बैंक के पास आएंगे ना।
वो है तो उस पब्लिक का, लेकिन आया तो बैंक के पास, बैंक के 810 रुपए में से फिर 81 रुपीज रख लेगा, फिर ये उधार दे देगा, इस तरीके से चलता रहेगा। और ये टोटल ट्रांजेक्शन 10 बार जाएगा। तो देखिए 1000 रुपए किए थे, टोटल कितने हो गए? 10,000 रुपए जनरेट हो गए। इसको फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो आप, शुरू में कितना हुआ था? 1000, और 10% रिजर्व रेशियो है, इससे डिवाइड कर दो तो अपने आप कितना निकल कर आएगा बच्चों? 10,000 आएगा। ठीक है, पेपर में बोल सकता है कि बताइए कि कितना क्रेडिट क्रिएट होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा के बता दीजिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए बस आपको। तो इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन चैप्टर हमारा पूरा हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ बता रखा है, इसको देख लीजिए। सही है बच्चों, ये आपको 6 नंबर देगा। इसको आराम से कान में लीड लगाओ और जो मेरी क्लास है इसको आराम से सुनो। 15 से 20 मिनट की क्लास बनी है, और जो भी क्वेरी है आप कमेंट में डालिए। हमारी टीम पूरी लगी हुई है और आपको जवाब देगी विद इन टाइम। ठीक है दोस्तों, चलो हम फिर अगला जितने भी लेक्चर हैं रिवीजन के, ये सब डल रहे हैं, और इसको आप आराम से देखिए और अच्छे नंबर लाइए। इसको पढ़कर मैं गारंटी करता हूँ 80 मार्क्स के पेपर में आपके 70+ आ जाएंगे, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया। ठीक है, टोटल हम दोनों बुक मिलाकर करीबन 10 घंटे का बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।